नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। तमाम दर्शकों का स्वागत है आपके हर दिल अजीज़ कार्यक्रम बिहार बिहान लाइव में। आपके साथ मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट शादमा हसन। दर्शकों, आज मैं आपसे कहना चाहूँगी कि हम दूसरों से बहुत सारी अभिलाषाएं रखते हैं, उनसे बहुत सारी हमारी अपेक्षाएं होती हैं, बहुत सारी हमारी तमन्नाएं होती हैं, लेकिन ज़रा सोचिए कि हम दूसरों के लिए क्या करते हैं। जी हाँ, आज मैं आपसे कहती हूँ कि जैसा आप खुद के लिए सोचते हैं, वैसा ही अगर आप दूसरों के लिए करने लगेंगे तो बहुत सारे लोगों की जो उम्मीदें होती हैं, जो आकांक्षाएं होती हैं, वो पूरी हो जाएंगी और समाज में एक पॉजिटिव परिवर्तन भी लाने में हम सक्षम हो जाएंगे। जी हाँ, कहते हैं कि हर अच्छे और हर नेक काम की जो शुरुआत होती है, वो उसकी जो शुरुआत होती है वो हमारे नेक और उम्दा विचारों से होती है। इसलिए बिहार बिहान की यही कोशिश होती है कि सुबह सवेरे हम आपको सकारात्मक ऊर्जा से लबरेज कर सकें। इसलिए हम पहला सेगमेंट लेकर आते हैं अपने बड़े बुजुर्गों की वाणी को लिए, उनके विचार, उनके कथनों को लिए। तो चलिए आज भी बिना विलंब करती हूँ आगाज हर दिल अजीज कार्यक्रम बिहार बिहान लाइव का हमारे पहले सेगमेंट अनमोल वचन के साथ। आइए देखते हैं कि आज एपीजे अब्दुल कलाम ने क्या कुछ कहा है। आइए देखते हैं हमारा पहला सेगमेंट। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था, मैं इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार था कि मैं कुछ चीजें नहीं बदल सकता। जी हाँ, आप तो जानते ही हैं कि हम उस मुकाम पर पहुंच गए हैं जहां आपकी मुलाकात करवाते हैं अपने आज के बेहद ही मोअज़्ज़िज़ मेहमान से। तो चलिए बिना विलंब आपको बताती हूं कि आज हमारे बीच कौन है। तो आपको बता दूं कि आज हमारे बीच हैं निदेशक लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल से डॉक्टर सुभाष चंद्रा। तो चलिए मिलकर स्वागत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे विशेष कार्यक्रम बिहार बिहान लाइव में। सर, आज वर्ल्ड हीमोफीलिया डे है। बहुत सारी बातें तो आपसे करूंगी ही, लेकिन चूंकि आज एक ख़ास दिन है, वर्ल्ड हीमोफीलिया डे है, इस पर लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से ही आज के दिन को मनाया जाता है। तो चाहूँगी कि कार्यक्रम का आगाज़ भी हम इसी से करें और आपसे जानना चाहूँगी कि जिस व्यक्ति को भी हीमोफीलिया है उसे कितना सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्या क्या सावधानियाँ बरतने की ज़रूरत है। देखिए, आज 17 अप्रैल को एक डॉक्टर थे, डॉक्टर फ्रैंक स्नैबल, उनकी आज जन्मदिन है और इन्हीं के लिए आज एक वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हीमोफीलिया के नाम से आज पूरे इंटरनेशनल हीमोफीलिया डे मनाया जाता है। तो आज हम लोग का मुख्य उद्देश्य होता है कि लोगों में इसको मना करके हर एक कॉलेज में, हॉस्पिटल्स में इसकी परिचर्चा करें, साथ ही इसके बारे में लोगों को बताएं, क्योंकि ये एक ऐसा बीमारी है कि इसमें कहीं भी कोई चोट लगेगा, चाहे कट जाएगा, तो वो ब्लीडिंग रुकता नहीं है। तो ये बहुत ही प्रॉब्लम वाला है। लोग इसके पेरेंट्स घबरा जाते हैं कैसे होगा, लेकिन अगर इसके बारे में आदमी पता लगा ले, जांच करा ले, तो उसको मालूम हो जाएगा, इसकी डायग्नोसिस हो जाएगी कि इसे हमको हीमोफीलिया है, तो उसका बचाव वो कर सकता है। जैसे गंभीर रूप से चोट न लगे, इस सब चीज़ का बचाव करें। अगर चोट लगता है तो उसको क्या करना है। अगर सिंपल टाइप का हीमोफीलिया है तो दवाइयों से भी ठीक होता है। डेस्मोप्रेसिन दवाई आती है जो खाने से ठीक की जाती है। लेकिन अगर इससे अधिक है, गंभीर है, तो उसमें फैक्टर 8 को चढ़ाना पड़ता है। तो चढ़ाने से दिन में 2 बार, वीक में 2-3 बार चढ़ाने से वो कंट्रोल में आ जाता है। मैं एक ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ। ऑर्थोपेडिक सर्जन को भी ऐसे केसेस मिलते हैं, क्योंकि यदा कदा लोग चलने पे, चोट लगने पे वहाँ ब्लीडिंग हो जाती है, घुटनों में ब्लीडिंग हो जाती है। तो इस तरह से मरीज़ हम लोग के पास भी आते हैं और हम लोग ऐसे ऐसे मरीज़ों को अलग से इसके विचारों, इसके बारे में पूर्ण जानकारी देते हैं। हमारे बिहार सरकार में भी हीमोफीलिया के लिए एक अलग अस्पताल चिन्हित है और इसमें वहाँ पर उनको सहायता दी जाती है। मुख्य बात है कि इसके इलाज में खर्च अधिक है, ब्लड का इंतज़ाम, फैक्टर 8 का इंतज़ाम, ये सब चीज़ करना। तो वो परिवार को बराबर इस चीज़ का करना है, क्योंकि इसका पूर्णतः इलाज नहीं होता है। जब सिम्टम होगा तो उसको फिर ये सब इलाज देना पड़ता है।
तो इसके चक्कर में उसको पैसे भी अच्छे खर्चा होते हैं। इसलिए सरकार के तरफ से ये सब चीज़ को सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है। जो आदमी को इतना बच के रहना है, उसकी मानसिक स्थिति को समझिए कि वो एक तरह से काफ़ी घिर जाता है अपने बीमारी से, तो उसको अवेयरनेस, उसको उसके काउंसलिंग करके उसके इस मानसिक प्रॉब्लम को हम लोग को बाहर निकालना चाहिए। उसको बताना चाहिए कि आप इतने डिप्रेस नहीं हो, अगर इसके बारे में जागरूक रहेंगे तो इसका इलाज भी हम लोग कर सकते हैं। तो इस तरह से देखते हैं कि हेमोफीलिया जो एक गंभीर बीमारी है, उस पर हम लोग कैसे काबू करें। बहुत संख्या में ऐसे बीमारियाँ मिलती हैं। अगर कहा जाए तो 1000 में एक व्यक्ति ज़रूर पाया जाता है, और अभी 5 मिलियन पीपल इंडिया में होगा करीब, इसमें अगर देखा जाए तो इसके लिए सरकार के तरफ से काफ़ी कदम उठाए जा रहे हैं। ब्लड बैंक में फैक्टर 8 उपलब्ध की जाती है, और सबसे बड़ी चीज़ है कि फैक्टर 8 जो है ये जो नॉर्मल सिंथेटिक नहीं, ब्लड से ही निकाल करके दी जाती है। तो ऐसे में आज के दिन आपके इस प्रोग्राम बिहार बिहान के माध्यम से लोगों में ये चीज़ बताना चाहते हैं कि अगर किसी को कट जाने से ब्लीडिंग नहीं रुकता है, और अगर चोट लगने से सूजन, मामूली चोट लगने से सूजन हो जाती है, तो अपने निकटतम चिकित्सक से ज़रूर मिलना चाहिए। दिमाग में हीमोफीलिया भी रखना चाहिए, और उसको जांच करके पता लगा करके समुचित समय पर उसका इलाज देना चाहिए। यानी कह सकते हैं कि किसी भी चीज़ को हल्के में नहीं लेना चाहिए, ध्यान देने की ज़रूरत होती है। और अगर हम ध्यान देंगे तो फिर उससे बचाव भी कर सकते हैं, क्योंकि हीमोफीलिया एक ऐसी बीमारी जिससे आप बच नहीं सकते हैं, लेकिन आप बचाव करके बहुत हद तक उसकी जो तासीर उसे कम कर सकते हैं। यहाँ पर आपने जिक्र किया था कि आप एक ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं, हड्डी रोग विशेषज्ञ हैं, और आपके पास भी हीमोफीलिया जो पेशेंट हैं वो आते हैं। तो अगर चुनौतियों की बात करें, अगर इस तरह के पेशेंट्स आपके पास आ जाते हैं तो क्या क्या चुनौतियां आती हैं आपके साथ? जैसे हम लोग सर्जरी अगर करते हैं तो उसमें ज़्यादा ब्लीडिंग का चांस है, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि ज़्यादातर उसको कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट से उसका इलाज करें। लेकिन कभी कभी ऐसी स्थिति आती है कि उसको हम लोग को कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट नहीं कर सकते हैं, तो वहाँ फैक्टर 8 दे करके उसकी ब्लीडिंग कंट्रोल करके फिर हम लोग उसकी सर्जरी करते हैं। लेकिन उन्मूलन कोशिश किया जाता है कि सर्जरी अवॉइड करके प्लास्टर से, कंजर्वेटिव मेथड से उसका इलाज हम लोग करें, और उसको इसके बारे में बताते हैं। कभी कभी तो मरीज़ को कुछ पता भी नहीं रहता है, और वो हम लोग के हॉस्पिटल में, इसीलिए कोई भी छोटा या बड़ा ऑपरेशन होता है, हम लोग ब्लीडिंग टाइम, क्लॉटिंग टाइम उस पेशेंट का कराते हैं कि गलती से अगर उसको नहीं मालूम है और चिकित्सक नहीं करेंगे और कोई सर्जरी कर देंगे तो वो उसके लिए जानलेवा हो जाता है। जी हाँ, कह सकते हैं कि छोटी छोटी बातों का ख्याल रखना होता है, तभी तो आपको कहा जाता है कि ऊपर ईश्वर और नीचे डॉक्टर का हमें आसरा होता है, सहारा होता है। बहुत सारी बातें हैं, बहुत ऐसी जानकारियां हैं जो आपसे लेनी है, लेकिन फ़िलहाल बातें करूंगी आपसे जुड़ी, आपके बचपन के बारे में जानना चाहूँगी, क्योंकि आज आप एक बड़े डॉक्टर हैं, लोगों के बीच आप जाने जाते हैं और बेहद ही हरदिल अजीज़ शख्सियत हैं। लेकिन तब की बात करूँगी जब आदमी बिल्कुल सिंपल होता है, कुछ उसके ऊपर जिम्मेदारी नहीं होती है। बचपन का दौर, बचपन का ज़माना कैसा था आपका? देखिए, बचपन, हमारे फादर एक डॉक्टर थे और बड़ा ही डिसिप्लिन्ड लाइफ उनका था। वो एक 1942 में पटना मेडिकल कॉलेज से MBBS करने के बाद, उस समय उनके समय में नौकरियां नहीं थी, तो वो लोग आर्मी ज्वाइन किए थे। आर्मी के बाद वो इंग्लैंड जा कर के वहाँ डेंटिस्ट्री की पढ़ाई करके पटना में पटना डेंटल कॉलेज के प्रिंसिपल के रूप में कार्य कर रहे थे। तो उनका आर्मी में काम करना और उनका अपना व्यक्तित्व ऐसा था कि वो डिसिप्लिन थे, और हम लोग उन्हीं के छत्रछाया में आगे बढ़े। तो हम लोग का भी जीवन उनसे काफ़ी कुछ हम लोग सीख ले करके बचपन में शुरुआत की अपना बचपन। हम अकेले भाई और 2 बहनें थीं, तो एक छोटा परिवार था। तो पटना के ही एक स्कूल सेंट जेवियर्स पटना हुआ करता था, जिसमें नामांकन बड़ा टफ हुआ करता था। लेकिन हम जब वहाँ गए तो मेरा भी एडमिशन वहाँ हो गया और वहाँ पढ़ने लगे।
मेरे स्कूल सेंट ज़ेवियर्स में 7th के बाद 71 में 65 में हम एडमिशन लिए थे क्लास 2 में। 71 में सेंट ज़ेवियर्स पटना में एक स्कूल था और एक सेंट माइकल्स था। हमारे प्रिंसिपल थे उस समय डॉक्टर फादर मर्फी। तो एक मर्जर हो गया सेंट ज़ेवियर और सेंट माइकल्स का। फिर उसी समय ऑप्शन दिया गया कि आप या तो इसमें रहिए या फिर सेंट माइकल्स में जाइए। तो हमारे बैच में 74 बैच के हम लोग थे। हम प्रेफर किए, मेरे पेरेंट्स प्रेफर किए कि हम लोग सेंट माइकल्स में जाएं। बाद में सेंट माइकल्स में हम वहाँ चले गए, वहाँ पढ़ने लगे। मेरे बैच के काफ़ी मेरे मित्र लोग हैं, आज भी हम लोग उनसे मिलते हैं। काफ़ी लोग काफ़ी अच्छे पोस्ट पर हैं। कुछ लोग पॉलिटिक्स में, जैसे नड्डा जी हैं, वो भी हम ही लोग के बैच के थे। काफ़ी IAS लोग हैं। शिशिर सिन्हा भी हमारे ही बैच के थे। जगदीप नारायण सिंह जो चीफ सेक्रेटरी गुजरात काडर में थे, वो लोग। तो इस तरह से और भी काफ़ी हम लोग के मित्र हैं जो आज भी हम लोग एक ग्रुप बना करके बातचीत करते हैं। तो फिर ठीक है, सेंट माइकल्स में जाने के बाद जब हम वहाँ पढ़ रहे थे तो मेरी एक सिस्टर थी जो माउंट कार्मेल से पढ़ के वो मैट्रिक बिहार स्कूल एग्ज़ामिनेशन बोर्ड में एग्ज़ामिनेशन देने के लिए तैयारी कर रही थी। तो घर में वही सब पुस्तक पढ़ी रहती थी, तो हम भी देखते थे। तो हम लोग के एक शिक्षक थे, उन्होंने कहा कि क्यों नहीं ये भी अपना स्कूल बिहार स्कूल एग्ज़ामिनेशन बोर्ड से मैट्रिक दे दे। उस समय ये एक सिस्टम भी चला हुआ था। मेरे कई मित्र लोग भी, चंद्रिका राय जो उस समय के चीफ मिनिस्टर के लड़के थे, फिर अनिल कुमार, ये सब लोग उस स्कूल छोड़ करके आ गए मैट्रिक का एग्ज़ाम देने के लिए। तो मैं भी अपना 73 में मैट्रिक का एग्ज़ाम दिया और सीधा 8th से मैं सीधा जंप ले करके 10th में आ गया। और उसके बाद मैट्रिक दे करके पटना के ही एक BN कॉलेज में बायोलॉजी सेक्शन में एडमिशन लिए। फिर हम लोग की पढ़ाई चली। फिर मेरा विचार हुआ कि UPSC वगैरह करें, उसका भी प्रीलिम्स मेंस वगैरह दे रहे थे। लेकिन मेरी मदर को एक बहुत ही इच्छा थी कि क्योंकि मेरे फादर डॉक्टर थे और सारे लोग उनसे इलाज कराते थे और एक पैशन होता था डॉक्टर का। जो भी लोग आते थे इलाज अच्छे से करने के बाद, वो फोल्डेड हैंड से ही डॉक्टर के पास आते हैं अगर चिकित्सक अच्छा कार्य करते हैं। तो मेरी मदर का था कि नहीं, मेडिकल में ही जाना चाहिए तुम्हें। तो फिर ग्रेजुएशन करके हम BSc किए थे जियोलॉजी में, फर्स्ट क्लास 2nd पोजीशन लाए थे। फिर भी मैं मेडिकल को ऑप्ट किया। और मेडिकल उस समय मेरा, चूँकि मैं ग्रेजुएशन कर लिया था, तो मुझे एक आर्मी में भी जॉब मिला। चूँकि मेरे फादर आर्मी में थे तो मेरा एक इच्छा वो भी था कि आर्मी ज्वाइन करें। तो मुझे मिला था जॉब एयरफोर्स में 66 ग्राउंड ड्यूटी ऑफिसर्स कोर्स का, बनारस से हम लोग को मेरा जॉब आया था। और उसी समय एक एडमिशन का भी लेटर आया मेडिकल में। तो फिर फैमिली में बातचीत हुई और तो हुआ कि नहीं ठीक है मेडिकल ले लिया जाए। दूसरी तरफ भी जाना चाह रहे थे, लेकिन आपकी माँ की इच्छा थी कि आप एक चिकित्सक बने, आप एक डॉक्टर बने, इसलिए आपने डॉक्टर बनना चूज़ किया। तो जानना चाहेंगे इसके आगे की कहानी आपकी ज़ुबानी। उसी समय 1973-74 में पटना यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन का इलेक्शन था। और उस इलेक्शन में हम भी अपने काउंसिलर के पोस्ट के लिए नॉमिनेशन भर के गुप्त मतदान द्वारा इलेक्शन लड़े थे, जिसमें कि हमारे लालू प्रसाद जी प्रेसिडेंट बने थे और सुशील मोदी जी जनरल सेक्रेटरी थे, रविशंकर प्रसाद जी भी थे और मैं भी काउंसिलर बना था उस कैबिनेट का, उस 74 इलेक्शन का। तो उसके बाद थोड़ा स्टूडेंट पॉलिटिक्स में उस वक्त इंटरेस्ट लिया करते थे, लेकिन फिर बाद में जब मुझे मेडिकल में एडमिशन मिल गया और अपना करियर उधर बना लिए, तो फिर अपने उस करियर पर मैं आगे बढ़ने लगा। यानी कह सकते हैं कि आपको अवसर कई मिले, लेकिन आपने चुना मानव सेवा को। ये बहुत बड़ी बात होती है ना, कि हर क्षेत्र को आपने ठुकरा दिया और सोचा कि नहीं, मुझे एक डॉक्टर बनना है, लोगों की सेवा करना है, मानव सेवा को अपना धर्म समझा। ये वाकई काबिल तारीफ़ है बहुत। इसके लिए वाकई एक पॉजिटिव सोच और एक दिल, ऐसा दिल होना चाहिए जो जज्बे से भरा हो, और उससे आप बखूबी पूरी तरह से लबरेज़ हैं। वाकई काबिल तारीफ़ आपकी ये जो आपने जो चूज़ किया।
इसके बाद फिर आपने कैसे क्या कुछ किया? हाँ जी, जब मैं डॉक्टर बन गया, घर पे भी देखते थे, मेरे फादर भी काफ़ी कमिटेड रहते थे, अपने प्रिंसिपल थे डेंटल कॉलेज में, और एकदम समय से जाना, और काफ़ी काम करते थे हॉस्पिटल में, अपना प्राइवेट प्रैक्टिस भी करते थे लेकिन हॉस्पिटल में भी। तो वो सब चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगता था, तो हम भी उस चीज़ को अनुकरण करने का सोचे, और फिर मुझे मेडिकल में पढ़ाई किए, पटना से NMCH से हम MBBS की पढ़ाई किए। लेकिन मेरा चूँकि शुरू में 2 साल हम विलम्ब से गए थे, तो हमने इस बात को सोचा था कि स्पेशलाइजेशन में मेरा समय वेस्ट ना हो, इसलिए काफ़ी अच्छी तैयारियां के साथ हम अपना पढ़ाई परस्यू करते रहे। और मुझे पहले इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, मेडिकल कॉलेज में, इलाहाबाद मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में डिप्लोमा इन ऑर्थोपेडिक्स में एडमिशन मिला, और वहाँ 1 साल का मेरा समय था 87-88 में। तो मैं वहाँ टॉप भी किया ऑर्थोपेडिक्स में, वहाँ यूपी के इलाहाबाद में। उसके बाद फिर मुझे मास्टर्स इन ऑर्थोपेडिक्स का कंपटीशन हम लोग दिया करते थे, तो सिंगल सब्जेक्ट का टेस्ट होता था, उसमें मुझे दरभंगा मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिला। 100 मार्क्स का होता था, 99 मार्क्स आया था, तो पटना नहीं मिल करके मुझे दरभंगा मेडिकल कॉलेज मिला। 2 साल का वो पढ़ाई होता था, तो वो MS ऑर्थोपेडिक्स करने के बाद मुझे कोल इंडिया में एक जॉब मिल गया था। तो हम सोचे कि ठीक है, अभी MS कर लिए हैं तो कोल इंडिया ज्वाइन करते हैं, तो कोल इंडिया ज्वाइन किए थे। लेकिन उसी समय बिहार सरकार का भी जॉब में compete कर गए, उस एग्ज़ामिनेशन से होता था। तो एग्ज़ामिनेशन में जब मेरा सिलेक्शन हो गया बिहार सरकार में, तो फिर बिहार सरकार में आकर के हम ज्वाइन कर लिए। लेकिन उस समय एक दौर चल रहा था कि मेडिकल कॉलेज में टीचिंग पोस्ट में लोग नहीं जा पा रहे थे, वो काफ़ी विलम्ब हो रहा था रेजिडेंसी सबके पोस्ट में। तो मुझे लेप्रोसी में काम करने का मौका मिला पटना ही में। तो लेप्रोसी में हम फिर उसके रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी, चूँकि मैं एक हड्डी रोग विशेषज्ञ था, तो रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी जो क्लॉ हैंड डिफॉर्मिटी होता है, हाथ लेप्रोसी पेशेंट्स का टेढ़ा हो जाता है, उसको सीधा करने का एक शल्य क्रिया के द्वारा किया जाता है। तो उसके ट्रेनिंग के लिए मद्रास में एक चेंगलपेट जगह है जहाँ सेंट्रल लेप्रोसी रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, वहाँ 1 महीना रह करके गवर्नमेंट से छुट्टी ले करके वहाँ जा कर के काम किए। वहाँ पर काफ़ी इस तरह का कार्य हुआ करता था। वो करने के बाद फिर एक डॉक्टर H श्रीनिवासन थे, श्रीनिवासन साहब पद्मश्री इस लेप्रोसी रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी के गॉडफादर माने जाते थे। उनके साथ भी मुझे कार्य करने का मौका मिला। जमशेदपुर आकर के भारत सेवाश्रम संघ और टिस्को के सपोर्ट से हम लोग वहाँ पर के जितने मरीज होते थे वहाँ सर्जरी करते थे। तो इस तरह से ये सब कार्य में मुझे बहुत आनंद मिलता था, तो काम करते रहे। बाद में जी बिल्कुल कह सकते हैं कि एक सुहाना सफ़र आपने तय किया है और आगे बढ़ते गए, और अभी आप बतौर निदेशक हैं लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल के। जानना चाहेंगे अस्पताल के बारे में कि किस प्रकार के रोगियों का इलाज होता है वहाँ, और किस किस बीमारी का इलाज किया जाता है। ये जो पटना में LNJP हॉस्पिटल जो बना, इसका भी एक इतिहास है जो हमारे द्वारा थोड़ा शुरू किया गया था। मुझे एक मौका मिला था 2003-04 में, मैं OSD था दीपक कुमार जी के, जो प्रधान सचिव थे स्वास्थ्य विभाग में, और हमने उनको एक विचार दिया कि जिस तरह दिल्ली वगैरह में चाहे बाहर में एक एक स्पेशलिटी का एक एक हॉस्पिटल है, और पटना में जो शहरी अस्पताल थे वो सिर्फ बहुत छोटे तौर पर 10 मरीज भी नहीं उस समय आया करते थे, वहाँ 10 बेड हुआ करते थे, 4 चिकित्सा पदाधिकारी होते थे। तो उस सब को एक एक स्पेशलिटी का हॉस्पिटल बनाया जाए। तो हमारे सर दीपक कुमार जी अभी जो चीफ सेक्रेटरी और अभी माननीय मुख्यमंत्री के प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी हैं, उनका भी बहुत विजन अच्छा था। वो इस चीज़ को सरकार के समक्ष रख करके, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी थे, उनको रखे, तो ये अप्रूवल हो गया। और उसके बाद एक एक
अस्पताल को एक एक स्पेशलिटी बना दिया गया। जैसे राजवंशी नगर अस्पताल को हड्डी का बनाया गया, फिर राजेंद्र नगर को आई का बना दिया गया, न्यू गार्डनर रोड को इंडोक्राइन का बनाया गया, और जयप्रकाश जी का इलाज हमारे राजवंशी नगर अस्पताल में हुआ था। तो उस समय मुख्यमंत्री जी का उनका विचार था कि इसको एक ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल बनाया जाए, तो इसका नाम भी इन्हीं के नाम पर उसी समय 2006 में रखा गया, लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल। फिर चयन किया गया कुछ चिकित्सकों को, बिहार सरकार में कार्यरत चिकित्सक को, तो हम लोग 6 चिकित्सक इसमें योगदान करके डेपुटेशन में आए और ऑर्थोपेडिक का कार्य शुरू किए। ये 2007 और 8 की बात है। और उस समय हम लोग जब स्टार्ट किए तो एक वरीय हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर HN दिवाकर भी हम लोग के समक्ष एज ए डायरेक्टर आए और इस अस्पताल को चलाने लगे। हम लोग इसको आगे बढ़ाने लगे, काम धीरे धीरे बढ़ने लगा, बेड्स भी बढ़ाए, सब कुछ होता चला गया। 2018 में डॉक्टर HN दिवाकर रिटायर कर गए, तो मुझे मौका मिला यहाँ पर निदेशक के रूप में कार्य करने का। उसी समय जब 2006 में कुछ लोग का डेपुटेशन हुआ था, तो दीपक कुमार जी के बाद अमरजीत सिन्हा जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ आए थे दिल्ली से, उस समय वो मेरे इस अस्पताल के बारे में उनको जब जानकारी मिली तो उन्होंने यहाँ पर कैबिनेट से पोस्ट क्रिएट करा करके इसको फुल फ्लेजेड ऑर्थोपेडिक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाया। और फिर यहाँ पर एम्स के जो डायरेक्टर थे ऑर्थोपेडिक के HOD डॉक्टर PP कोतवाल, उनको बुला करके एक इंटरव्यू कराया जिसमें कि यहाँ के ऑर्थोपेडिक सर्जन लोग का इंटरव्यू हुआ और एक लिस्ट बना जिसमें कंसल्टेंट हुए, रेजिडेंट हुए, जनरल डॉक्टर्स हुए। तो उस तरह से एक चैन लिस्ट बना जिसमें हम लोग 3 डॉक्टर एज ए कंसल्टेंट ज्वाइन किए। डॉक्टर HN दिवाकर थे, मैं था और डॉक्टर NN राय। और फिर हम लोग यहाँ इस लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल में 2011 से, और सुपर स्पेशलिटी तो वो ऑर्थो एंड न्यूरो के लिए इसको बनाया गया, और न्यूरो में भी हमारे यहाँ चिकित्सक हैं और ऑर्थो का भी काम चलता है। तो ये चलता रहा। इसी बीच कर एक ट्रॉमा सेंटर का प्रपोज़ल दे करके हमारे पूर्व निदेशक इसको स्टार्ट करवाए, और वो भी स्टार्ट हुआ हमारे पीरियड में। जब मैं ज्वाइन किया तो आज से 1 साल पहले कोरोना में वो काम थोड़ा डिले हो गया था, लेकिन फिर उसमें ट्रॉमा सेंटर भी हम लोग स्टार्ट किए। धीरे धीरे काफ़ी चिकित्सक को हमने जोड़ा उस अस्पताल में, पद स्वीकृत हुआ, और इस तरह से हड्डी रोग के सामान्य चिकित्सक, एनेस्थेटिस्ट, ये कार्डियोलॉजिस्ट, इस तरह से चिकित्सकों का एक समूह उस अस्पताल में बन गया और कार्य शुरू हो गया। आज के दिन उस अस्पताल में एक और कड़ी जोड़ी गई है, उसमें 400 बेड का ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल का कार्य शुरू हो गया है। क्या बात है। हमने इसका पहल किया और 400 बेड का अस्पताल का कार्य भी शुरू हो गया कुछ 2-3 महीना पहले। 2 साल में ये कार्य पूरा हो जाएगा। तो ये एक सिंगल स्पेशलिटी में पूरे इंडिया में हम नहीं समझते हैं कि ऑर्थोपेडिक के लिए 400 बेड का हॉस्पिटल होगा जैसे। तो उससे बिहार के जनता को काफ़ी सुविधाएं मिलेगी, क्योंकि बहुत से मरीज को हम लोग नहीं रख पाते हैं बेड की कमी के कारण। उसको PMCH, NMCH, IGIMS, एम्स भेजना पड़ता है। और तो कह सकते हैं कि एक बड़ी उपलब्धि, और हाँ, जिसका श्रेय कहीं ना कहीं आपको जाता है, आपके प्रयासों को जाता है। और सरकार का भी बहुत इस पर हेल्पिंग एटीट्यूड है। सब जो कुछ भी हम डिमांड रखते हैं वो पूरा कर दिया जाता है। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी और अभी स्वास्थ्य मंत्री जो है तेजस्वी जी, इन लोगों का कहीं किसी तरह से पीछे नहीं हटते हैं। ये उन लोगों का ड्रीम प्रोजेक्ट है ये मेरा अस्पताल, ये लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल। और अभी वहाँ पर एक CT स्कैन की भी सुविधा उपलब्ध है हमारे इस अस्पताल में। CT स्कैन पूरे इंडिया में जिस रेट पे हम लोग CT स्कैन करते हैं, PPP मोड पर वो है। जिस तरह से ब्रेन का CT सिर्फ 566 रुपये में होता है, जबकि बाहर करीब 2500-2600 लगता है।
एक 3D CT जो होता है वो हम लोग 1500 रुपये में करते हैं, जो कि बाहर में 4-5 हज़ार रुपये लगता है। कोविड पीरियड में लोग HRCT कराते थे, आपको अंदाज़ होगा 4000 के करीब लोग लेते थे प्राइवेट में। मेरे यहाँ मात्र 1000 रुपया लिया जाता है। तो इस तरह से ये जो CT स्कैन की फैसिलिटीज़ स्टार्ट हुई वो काफ़ी अच्छा है, सराहनीय है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग, कहीं के भी लोग आकर के, कोई भी चिकित्सक लिखें, किसी पूरे बिहार से लोग आके इसको करा सकते हैं। आपके प्रयासों से वहाँ पर बहुत सारी जो चीज़ें हैं उनमें बदलाव हुआ और लोगों के लिए, ख़ासकर अगर बात करूँ तो उनके लिए बहुत सारी सुविधाएं वहाँ पर मुहैया हो गई। बात करूँ अगर हड्डी रोग की, तो बतौर चिकित्सक आप क्या पाते हैं, कौन सी ऐसी बीमारी है हड्डी की जो आज लोगों में ज़्यादा कॉमन होती जा रही है? देखिए, ज़्यादा जो अभी प्रॉब्लम्स आते हैं वो घुटने के दर्द लेके लोग आते हैं, फिर कमर का दर्द लेके आते हैं, गर्दन में दर्द लेके आते हैं। ये लाइफस्टाइल से रिलेटेड ये सब प्रॉब्लम है, ये कोई डिज़ीज़ नहीं है। जैसे आप डिज़ीज़ तो जैसे TB का एक डिज़ीज़ हो गया, लेप्रोसी का एक डिज़ीज़, ये बैक्टीरिया से होता है। लेकिन हड्डी घिस जाना और कमर का दर्द होना, ये मतलब आपके किस तरह से आप अपने शरीर के साथ पेश आते हैं उसी का ये एक नतीजा है। जैसे आदमी को कुछ प्रॉब्लम नहीं है तो वो अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक नहीं है, उसे नित्य जो योगा करना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए, वो नहीं करते हैं। वो जैसे सुबह में अर्ली मॉर्निंग विटामिन D आपको प्रचुर मात्रा में मिलती है, लोग देर से उठते हैं, एक्सपोज टू सनलाइट नहीं होते हैं, तो उनको विटामिन D की डिफिशियंसी होती है, उससे हड्डी मुलायम होता है और हड्डी घिसेगा। खान पान में भी आजकल इतना बाज़ार में ऐसे ऐसे खाद्य पदार्थ मिल रहे हैं, तो मैं तो बताता हूँ कि स्वस्थ जीवन के लिए 4 चीज़ की आवश्यकताएं हैं। पहला तो है कि आपका पॉजिटिव सोच। अगर आपका पॉजिटिव सोच है तो कोई भी बीमारी से आप उसको फाइट कर सकते हैं। और आप शुरू में ही सोच लिए कि हम ऐसे बीमार हैं और मेरे को ये हो जाएगा, तो वो फिर आप और परेशान हुए। क्योंकि पॉजिटिव सोच आप ऐसा ही समझ लीजिए कि अगर अचानक एक सांप चाहे कोई ऐसी सिचुएशन हो जाए तो आपके रोए खड़े हो जाते हैं। तो ऐसे क्यों होते हैं? कुछ सिक्रीशंस आपके बॉडी में होता है, जो एड्रेनलिन सिक्रीशन हुआ, और तो आपके बॉडी में बहुत सारा केमिकल चेंजेस करता है। और अगर आप पॉजिटिव थिंकिंग में नहीं है, आपके स्वभाव में उतार चढ़ाव, गुस्सा, ये सब चीज़ पर नियंत्रण नहीं होना, तो आपके शरीर के अंदर एड्रेनलिन का सिक्रीशन हो रहा है, जो कि साइकोसोमेटिक बाकी कुछ डिजीज़ पैदा कर देगा। तो आप उस चीज़ के लिए स्वयं भागीदार हैं। अगर आप अपने स्वभाव को शालीन रखेंगे, अपने लाइफस्टाइल को समझेंगे, अपने विचारों को अच्छा से, जल्दी तुरंत गुस्सा हो जाना, ये सब चीज़ पर कंट्रोल करेंगे, तो आपके शरीर का भी स्वस्थ आप रह सकते हैं। तो इस तरह से पहला तो हम बताएं कि एक पॉजिटिव सोच होना चाहिए। दूसरा ये है कि आपको एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। लोग इस चीज़ को ध्यान नहीं देते हैं। वो कब ध्यान देते हैं? जब वो बीमार हो जाते हैं, जब उनको कोई प्रॉब्लम होने लगता है, दर्द से ग्रसित होते हैं, तब जब चिकित्सक बोलते हैं तो ये सब इन लोग को बात मालूम होना चाहिए लोगों को कि एक्सरसाइज भी लाइफ का उतना ही इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है। जैसे अगर गाड़ी में, चाहे बहुत ही महंगी गाड़ी क्यों नहीं हो, एक चक्का अगर पंक्चर है और वो कार्य नहीं कर रहा तो गाड़ी नहीं चल सकती है। उसी तरह एक्सरसाइज पर बहुत ध्यान देना चाहिए। अब अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आपको रेस्ट भी चाहिए। लोग रेस्ट नहीं कर रहे हैं, लगातार काम कर रहे हैं घर जा कर के, या आजकल जो टीवी, मोबाइल, ये सब चीज़ आ गया है, तो आपका काफ़ी समय उसके मोबाइल के व्हाट्सएप पर जाता है। तो जो किसी भी व्यक्ति को 5 से 8 घंटा सोना भी चाहिए। कोई 5 घंटे में भी सेटिस्फाइड है, उसकी अच्छी नींद आती है। कोई 8 घंटे में किसी को होता है, तो उसको, व्यक्ति विशेष को उस हिसाब से रेस्ट भी लेना चाहिए। और फोर्थ जो पार्ट है वो है बैलेंस डाइट। आपका डाइट अच्छा होना चाहिए। और लेकिन पहला 3 जो है ये आपके कंट्रोल में है।
आप अच्छा सोच बना सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, रेस्ट कर सकते हैं, ये आपके कंट्रोल में। लेकिन डाइट जो है, बैलेंस डाइट, आपको जो बाज़ार में मिलेगा वही खा सकते हैं। सब्जियां जिसमें हार्मोन डाला हुआ है वही सब मिलता है, इसलिए आपको उसमें सेलेक्टिव होना होगा, देखना होगा कि किस तरह से हम ओवर ईटिंग ना करें। ओबेसिटी भी लाइफ का को ख़राब करने का एक बहुत बड़ा कारण है। खाना ही आपको खाने लगेगा, मतलब आपके स्वस्थ जीवन के लिए ऐसा होना चाहिए कि आपके वेट नहीं बढ़े, आप एक्सरसाइज वगैरह सब चीज़ करें। तो ये इस तरह से हम लोग देखते हैं कि हमारे हड्डी अस्पताल में ट्रॉमा तो छोड़ दीजिए, ट्रॉमा एक अलग पार्ट है ऑर्थोपेडिक का, जिसमें कि हाई व्हीकुलर एक्सीडेंट, स्कूटर, बाइक, ये सब जो तेज़ी से चला रहा है लड़के लोग, दुर्घटना से कई दुर्घटना आते हैं, तो वो तो ट्रॉमा वाला पार्ट है। लेकिन कोल्ड केसेस में घुटना का दर्द, हड्डी घिस जाना कम उम्र में, पुराने ज़माने में 80-90 में भी मेरे फादर का 98.5 में डेथ हुआ, उस समय भी उनको ऑर्थोपेडिक घुटना का प्रॉब्लम नहीं हुआ करता था। तो इस तरह से व्यक्ति विशेष को जी हाँ, कह सकते हैं कि जिस तरह से आज हम हमारे लाइफ स्टाइल में चेंज आया है, उसका असर कहीं ना कहीं हमारे जीवन पर पड़ रहा है और हम शिकार हो रहे हैं अर्ली एज में ही घुटनों के दर्द से, कमर के दर्द से। तो ज़रूरत है कि वक्त रहते सचेत हो जाएं, सतर्क हो जाएं और खुद के प्रति जागरूक हो जाएं। जी, बहुत सारे लोगों से आपका जुड़ना होता है, बहुत सारे कार्य आपने किए हैं, ऐसे में एक और ख़ास काम यहाँ पर जो है आपका, उस पर मैं चाहूँगी कि आप चर्चा करें। मंदबुद्धि बच्चों के लिए भी आप काम करते हैं। जी, मंदबुद्धि बच्चे का हाल वही समझ सकता है जिस परिवार में वैसे बच्चे हैं, उनको ही उसका व्यथा पता है। ये फिजिकली डिसेबल और इंटेलेक्चुअल डिसेबल में एक शार्प डिफरेंस है। फिजिकली डिसेबल्ड का ब्रेन एकदम अच्छा रहता है, कार्य कर सकता है वो, इसलिए उसको एक कोई पार्ट नहीं है, चाहे एक हाथ नहीं है, लेकिन ब्रेन है तो वो सब कुछ कर सकता है। आप देखे होंगे कि वो लोग मोर एबल हो जाते हैं। लेकिन जहाँ इंटेलेक्चुअल डिसेबल आजकल उसको आप अगर वो बैठा हुआ है शांति से तो आपको पता नहीं चलेगा कि उसको कोई प्रॉब्लम है, लेकिन उसे जो मान लीजिए ब्रेन ही है जो हर चीज़ को कंट्रोल करता है। तो इस तरह से मंदबुद्धि बच्चों का एक समूह बनाया गया। से 1968 में जॉन एफ कैनेडी की एक सिस्टर थी, यूनिस राइवर कैनेडी, वो उसकी एक बहन मेंटली चैलेंज्ड थी, तो वो सोची कि इसका समय कैसे गुजरे, तो वहाँ से बच्चों का एक समूह बनाई अपने लोकल एरिया में और उनको एक तरह का स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व की। तो एक कॉन्सेप्ट डेवलप होने लगा, चूँकि अमेरिका में था और कैनेडी प्रेसिडेंट की बहन का बात था, तो इस एक समूह बनता चला गया और उसके लिए स्पेशल खेल डिवाइस हुआ कि वो लोग को जैसे उसका समय ज़्यादा से ज़्यादा समय अगर खेल में इन्वॉल्व किया जाए तो वो लाइफस्टाइल उसके अच्छे समय कटेंगे, परिवार को भी अच्छा लगेगा। तो उसी तरह स्पेशल ओलंपिक्स करके एक संस्था बनी, जिसको ओलंपिक्स का ही सारा प्रिंसिपल पर वो गाइड होता है और हर 4 साल पर उसका इंटरनेशनल इवेंट होता है और पूरे 4 साल डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल, और वहाँ से ये लोग जाते हैं वहाँ। 2002 में पटना का एक लड़का था बाबर अराफात, उसको यहाँ से भेजा गया डबलिन में इंटरनेशनल इवेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए और वहाँ वो ब्रॉन्ज मेडल लाया। तो पूरे वर्ल्ड में जो इसका हेड ऑफिस यूएस में है, स्पेशल ओलंपिक्स इंटरनेशनल का, वो लोग को बहुत आश्चर्य हुआ कि पटना ऐसा कौन सा जगह है जहाँ से एक बच्चा आता है और उसमें इतना टैलेंट है कि ब्रॉन्ज मेडल लेता है। तो दे वांटेड टू सी पटना। तो बिहार के उस पटना को जगह देखने के लिए तो वो लोग कांटेक्ट किए दिल्ली में जो इसके कोऑर्डिनेटर थे, उनसे बात किया गया। तो फिर बिहार के जो कोऑर्डिनेटर डॉक्टर मिस्टर शिवाजी थे, उनसे बात की गई। तो फिर वो मुझसे कांटेक्ट किए कि सर वो लोग यूएस से लोग आकर के यहाँ देखना चाहता है कि चूँकि बाबर को मिला
तो यहाँ पर समझा कि यहाँ पूरा जो मेंटली चैलेंज ग्रुप है, वर्जिन है एकदम, मतलब उस पर कोई कार्य नहीं किया गया है जी। तो एक प्रोग्राम डिज़ाइन किया, मेडफेस्ट का पायलट प्रोजेक्ट। क्या बात है। और कह सकते हैं कि ये तमाम कोशिशें एक इंसान की नहीं होती हैं, बल्कि एक पूरी टीम होती है, और पूरी टीम जब मिलकर काम करती है तो प्रयास कुछ, नतीजा कुछ ऐसा ही होता है। यहाँ पर आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। चूँकि बातें तो बहुत सारी थी, लेकिन हम समय सीमा से बंधे हैं, इसलिए आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि आज आप यहाँ आए और बहुत सारी बातें आपने हमारे साथ साझा की। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, ये थे हमारे आज के बहुत ही ख़ास मेहमान, जिनसे हमने बहुत सारी बातें की और बहुत कुछ जाना। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारा आज का ये अंक पसंद आया होगा। तो अपने विचार, अपने फीडबैक हम तक ज़रूर पहुँचाएँ। उसके लिए नोट करें हमारा पता है कार्यक्रम बिहार बिहार, निदेशक DT बिहार, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड पटना 8,01,। हमारा email ID है director.ttk patna@gmail.com।